महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। हराधन उर्फ हारू बेहद गरीब था। परिवार में उसके एक बीमार पत्नी थी जो काफी लंबी समय से बीमार चल रही थी, मगर हारू की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि शहर के हॉस्पिटल ले जाकर उसे इलाज दिला सके। गांव के वैद्य से जितना बहुत हो सक रहा था वो कर रहा था। एक छोटी बच्ची थी, चिंता उसी की थी। अगर पत्नी को कुछ हो गया तो बच्ची का लालन पालन कैसे होगा। काम के तहत हारू फूल बेचने का काम करता था। एक छोटा सा पुश्तैनी बाग था जिसमें फूल उगाकर वो गांव में बेचता था, मगर आमदनी उतनी अच्छी नहीं थी। पढ़ाई लिखाई भी हारू की उतनी ज्यादा नहीं थी, सो दूर दराज के शहर इत्यादि के बारे में ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। एक दिन गांव के किराना दुकान में बैठे बैठे कुछ लोगों से उसने सुना कि शहर में एक त्योहार होता है। एक जमाने में ये नवाब का शहर था। नवाब अंग्रेज सरकार को कर के रूप में खजाना भेजते थे नदी के जरिए। चोर डाकू लुटेरों को धोखा देने के लिए नाव को फूलों से सजाकर भेजा जाता, जैसे कोई दुल्हन जा रही हो। ऐसे में पूरे शहर को भी फूलों से और दूसरी चीजों से सजाया जाता है। एक त्योहार की तरह होता है वो दिन। महंगी आतिशबाजी, मेले जैसा माहौल, सब कुछ रहता है। अचानक हारू को दिमाग में आया कि क्यों ना उस दिन शहर जाकर फूल बेचा जाए। बस बड़ी सी फूल की टोकरी में ढेर सारे फूल डालकर अपनी साइकिल में वो निकल पड़ा शहर की ओर। मगर शहर पहुंचकर उसकी आंखें जैसे फटी की फटी रह गई। गांव के उस कुएं के मेंढक से जीवन को छोड़कर आज पहली बार वो शहर पहुंचा था। शहर की जगमगाहट, लोगों की भीड़ देखकर उसकी आंखें तो चौंधिया सी गई थी। उसके बाद पता ही नहीं चला, कुछ ही मिनटों में उसके सारे फूल बिक गए। ऐसा लगा जैसे जैसे शहर के लोग उसी के इंतजार में थे। हारू सिर पकड़कर बैठ गया। हाय रे, इतने सालों से अगर वो इसी तरह से शहर आकर फूल बेचता तो आज तो कितने ही पैसे जोड़ लेता। गांव में तो कौड़ियों के दाम पर वो फूल बेच रहा था। मनी मन प्रण किया कि अब ज्यादा से ज्यादा शहर के चक्कर लगाएगा और अच्छे पैसे कमाएगा। इसके बाद हारू शहर घूमता रहा। शाम होते होते शहर की आतिशबाजी का माहौल देखकर उसकी आंखें तो बाहर ही निकल आ रही थी। गरीब हारू ने आज तक ऐसी आतिशबाजी नहीं देखी थी। मनी मन सोचा अगले साल पत्नी और बच्चों को भी लेके आएगा। बेचारी बिटिया तो ये आतिशबाजी देखकर खुशी से नाच ही उठेगी। धीरे से हारू गांव की ओर लौटने लगा। चारों ओर अंधेरा छा चुका था। अपनी पुरानी सी साइकिल में हारू अपने घर की तरफ चला जा रहा था। आज आसमान में चांद भी नहीं था, घनघोर अंधेरा। हालांकि रास्ता हारू का पहचाना हुआ था, मगर फिर भी अंधेरे में जंगल का ये परिवेश बड़ा अजीब सा लगता है। कुछ देर तक साइकिल चलाने के बाद अचानक हारू को लगा आज की रात उसे शहर में ही कहीं फुटपाथ पर बिता लेनी चाहिए थी। अंधेरे में जंगल तो जैसे बिल्कुल अनजान सा होता जा रहा है। वो सही रास्ते जा रहा है या रास्ता भटक गया है। ऊपर से झींगरों की आवाज, जंगली जानवरों की आवाज सारे परिवेश को बहुत ही डरावना सा बना रही थी। हारू को लग रहा था काश आज की रात कहीं ठहरने का रास्ता मिल जाए। इस भयानक जंगल में अंधेरे में साइकिल चलाना तो
बहुत डरावनी बात है, कहीं रास्ता भटक गया तो। तभी अचानक उसकी नजर दूर एक रोशनी पर पड़ी। चौंक उठा था हारू। जंगल में रोशनी, मगर रोशनी तो इंसानों के पास ही होती। यही सोचकर साइकिल उधर की ओर बढ़ा दिया। उस दूर पहुंचकर हारू का मन जैसे खुशी से उछल पड़ा। सामने एक बड़ा सा घर था जिसके आंगन में बल्ब जल रहा था। इसी की रोशनी हारू ने देखी थी। मनी मन ढाज़ब बदा, चलो कम से कम आज की रात इंसानों के बीच रहकर बिताएगा, वरना जंगल के इस भयानक परिवेश में तो उसकी हालत बिगड़ रही थी। अब घर वालों से जाकर पूछे, अगर अंदर नहीं तो कम से कम आंगन में ही रोशनी के बीच आज की रात बिता दे, सवेरे ही घर जाएगा। यही सोचकर वो साइकिल उधर बढ़ा ही रहा था कि अचानक उसने देखा बरामदे की तेज रोशनी के बीच एक इंसानी आकृति खड़ी है। और तभी उसके कानों में आवाज आई, चौंक पड़ा था हारू। तेजी से साइकिल उधर दौड़ा दी। जैसे ही साइकिल पास में रुकी, अचानक वो व्यक्ति बोल पड़ा, हे, तुम कौन है? इधर किधर आ रहा है? हारू हंस पड़ा था। अरे ये आदमी ऐसा तोतला कैसे है? आज तक ऐसी भाषा उसने सुनी नहीं थी। अनपढ़ होने की वजह से हारू को कुछ भी नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि जो भाषा वो सुन रहा है वो आज से 100 साल पहले यहां रहने वाले ब्रिटिश लोगों की भाषा थी। ब्रिटेन से आकर उन्होंने इस देश पर राज किया था और टूटी फूटी हिंदी में वो इसी तरह से बात करते थे। व्यक्ति के कपड़े भी थोड़े अजीब से थे, मगर हारू को इससे क्या, उसे तो रात बिताने की जगह चाहिए थी। हारू बोला, बाबू मैं हारू पास ही के गांव में रहता हूं। शहर गया था, फूल बेचने का काम है ना, मगर अंधेरे में गांव तक पहुंचना संभव नहीं। अगर आज की रात ये बरामदे में सोने मिल जाता। बरामदे में क्यों? तुम अंदर आओ, हम तुमको अंदर सोने को देता है। वैसे भी जंगल में रात को साइकिल चलाना सही नहीं। हाओ हाओ। हारू तो मनी मन प्रसन्न हो उठा। ये साइकिल इधर ही रख दो, इधर छोल उठर कथा नहीं है। हमारा इतना दबदबा इधर कि इधर छोल उठेरा नहीं आएगा। साइकिल बरामदे में रखकर हारू उनके साथ घर के अंदर चल पड़ा। अंदर घर क्या था? राजमहल था। हारू तो जैसे खुशी से पागल हुआ जा रहा था। बैठो। सामने बड़ी बड़ी कुर्सियां थी, मगर बेचारा गरीब हारू जमीन पर बैठने पर भी डर रहा था। जमीन पर महंगी कालीन बिछी थी। इस पर सोना तो हारू के लिए राजा की जिंदगी से कम नहीं था। अरे अरे क्या करता है? कालीन पे कोई बात है, कुर्सी में बैठो। नहीं साहब, हम गरीब आदमी, यही ठीक है, कहकर हारू कालीन पर बैठ गया। वो व्यक्ति कुर्सी के ऊपर बैठा और बोल पड़ा, लुक, हम जो है पेंटिंग बनाता है। पेंटिंग समझता है? चित्रकारी। हमको हर हर आदमी का चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता है। यू आर इंडियन विलेजर। हमारे लिए एक नया सब्जेक्ट होगा। तुम अपना पेंटिंग बनवाएगा? वैसे भी रात भर करने को कुछ था नहीं। हारू ने हाँ कर दिया। साहब, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है हैमिल्टन। आई एम फ्रॉम लंदन। लंदन सुना है? नहीं साहब। खाई छोड़ो, चलो तुम्हारा पेंटिंग बनाते हैं। रात भर हैमिल्टन साहब हारू की पेंटिंग बनाते रहे। 2-3 अलग अलग पोज में उसे खड़े करके पेंटिंग बनाई। पेंटिंग देखकर हारू तो चौंक ही पड़ा था।
ऐसा लग रहा था जैसे जैसे उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया गया हो। फिर हैमिल्टन साहब ने उसे बहुत सारे सिक्के दिए। हेलो, तुम्हारी काम का मेहनताना, अब तुम घर जाओ, अब कल फिर आना, हम तुम्हारा पेंटिंग बनाएगा और तुमको और पैसा देगा। ऐसे ही बीच बीच में आते रहो, पेंटिंग बनवाओ और पैसा ले जाते रहो। हारू पैसों को देखकर खुशी से झूम उठा। घर के बाहर निकला तो देखा सूरज की रोशनी फूट रही थी। अब जंगल में रास्ता समझ में आ रहा था। तेजी से साइकिल चलाते हुए घर की ओर चल पड़ा। मन ही मन बेहद खुश था। वैसे भी शहर में फूल बेचकर अच्छी कमाई हुई थी, ऊपर से साहब ने इतने सारे पैसे दे दिए, कुछ दिन तो बहुत बहुत मजे में कटेंगे। तभी उसे ध्यान आया अपनी पत्नी का। बेचारी बीमारी में बहुत कमजोर हो गई है, मुंह में स्वाद नहीं है, कुछ भी खाना नहीं चाहती है। उसे खीर बहुत पसंद है। क्यों ना जब जेब में पैसे हैं तो बेचारी को खीर खिलाया जाए। यही सोचते हुए गांव की किराना दुकान की ओर चल पड़ा हारू। वहां से चावल, शक्कर, दूध सब खरीदकर साहब के दिए हुए पैसे उसने किराना व्यापारी की ओर बढ़ा दिए। व्यापारी देखकर बोला, अबे ये क्या है? ये पैसे नहीं चलते हैं? पैसे नहीं चलते? और क्या, ये ब्रिटिश जमाने के सिक्के हैं, आजकल इनका चलन नहीं है, दूसरे पैसे दे। मगर मैं इन्हें कहां चलाऊं? ये मुझे नहीं लगता इनसे तुझे कुछ लाभ होगा। मन ही मन हारू दुख से भर उठा। साहब ने क्या किया? रात भर खड़े कराकर पेंटिंग बनाई और ये खोटे सिक्के देकर उसे ठग लिया। तभी अचानक किराना व्यापारी बोला, एक काम कर, अब प्रोफेसर विश्वनाथ के पास चले जा। ओ क्या व्यापारी है आपसे बड़े? अरे व्यापारी नहीं, इतिहास के अध्यापक है, उनको ये सब की बहुत जानकारी है। अगर ये किसी काम के होंगे तो वो खरीद लेंगे। कहाँ रहते हैं वो? ये तो पास वाले गली में। हारू चल पड़ा प्रोफेसर विश्वनाथ के पास। विश्वनाथ सिक्कों को देखकर चौंक उठे। अरे ये सिक्के तुम्हें कहां से मिले? ओ साहब। हारू बोलते बोलते अचानक रुक गया। मनी मन सोचा, साहब और पेंटिंग के बारे में बताना उचित ना होगा। ओ साहब, हमारे घर में चूल्हा बनाने के लिए जमीन खोद रहे थे ना, वहां से निकले। प्रोफेसर विश्वनाथ के लिए कोई अजूबी बात न थी। नवाब का शहर और गांव, यहां कभी अमीरों की जिंदगी रहती थी। लोग अपने पैसों को बचाने के लिए जमीन में गाड़ देते थे। ऐसे में जमीन खोदकर ये सिक्के निकलना कोई बड़ी बात न थी। मगर बात थी सिक्कों की कीमत की। लाखों कीमत थी इन सिक्कों की। विश्वनाथ बोले, अच्छा, मैं कुछ पैसे देकर इनसे तुम्हें से ले लेता हूं। ऐसे तो इनका कोई मूल्य नहीं है, मगर तुम आए हो तो, कहकर विश्वनाथ ने लगभग पानी के दाम में वो सारे सिक्के हारू से ले लिए। मगर हारू के लिए वो पैसे बहुत मायने रखते थे। इतने सारे पैसे एक साथ उसने आज तक सोचा भी नहीं था। वो खुशी खुशी घर चला गया। अगले 5-7 दिन तो आराम से पैर पर पैर रखकर खाएगा, न फूल बेचेगा न कुछ काम करेगा, और साहब के पास पेंटिंग बनवाने भी नहीं जाएगा। दिन अच्छे ही बीतने लगे। एक दिन शाम को हारू पकाने के लिए लकड़ियां काट रहा था। शाम का धुंध हल्का फैल रहा था। अचानक हारू के कानों में आवाज पड़ी, हारू, हारू। उसने देखा
कुछ ही दूरी पर एक आकृति खड़ी थी। दिखने में वो पूरी साहब की तरह थी। तभी उसे साहब की याद आ गई। मुंह से डर के मारे बोल फूट पड़े, साहब पत्नी बीमार थी इसलिए नहीं आ रहा था। आज रात को आता हूं पेंटिंग बनवाने। उस रात हारू सच में ही साहब के घर चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर एक पल को उसे रास्ता फिर से भटकता हुआ महसूस हुआ। साहब का घर किधर था? आश्चर्यजनक तौर पर कुछ ही दूरी पर लाइट दिखाई पड़ी। ऐसा लगा जैसे उसी की सुविधा के लिए घर वहां पर प्रकट हो गया। मगर गरीब हारू का दिमाग इतनी बातें सोचने के लायक न था। वो अंदर चला गया। उस रात भी साहब ने उसकी पेंटिंग बनाई, मगर बदले में उसे एक ही सिक्का दिया। हारू थोड़ा सा दुखी हो रहा था। तभी साहब बोले, ये गोल्ड का सिक्का है, स्वर्ण मुद्रा, इसका कीमत बहुत ज्यादा। आज हम तुमको सिक्का का बजाय ये देता। जितना सिक्का दिया था उससे ये 6 गुना कीमत का। तुम्हारा जिंदगी संवर जाएगा। हारू साहब की बात पर विश्वास करके खुशी खुशी घर लौटने लगा। घर जाते जाते अचानक गांव के सुनार के दुकान का एक चक्कर मार के गया। सवेरे सवेरे दुकान में भीड़ भाड़ न थी, अतः हिम्मत करके हारू अंदर चला गया। मुझे ये सिक्का बेचना था। सुनार ने सिक्का लेकर पहले देखा, फिर बोल पड़ा, अरे ये कहां से मिला तुझे? घर में चूल्हे के लिए जमीन खोद रहे थे ना, वहां से निकला। देख, सच सच बता दे, चुरा के लाया? अरे नहीं, हाँ, हम चोरी नहीं करते भाई। तो इतना महंगा सिक्का तुझे कहां से मिला है? इसे मैं नहीं खरीद सकता। बाप रे, एक तो ब्रिटिश जमाने का सिक्का, ऊपर से इतना महंगा। पुलिस के चक्कर में पड़ गए तो देख, सच बता रहा ना, नहीं तो पुलिस को बुला लूंगा और आइंदा मेरी दुकान मत आना। चल भाग, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट करके जेल की हवा खिला दूंगा। चोरी चमारी करता है। अरे हम चोर नहीं है। दुखी होकर हारू वापस आ गया। अब उसका एक ही सहारा था, प्रोफेसर विश्वरूप। सिक्का देखकर वो चौंक उठे। अरे ये कहां से मिला तुम्हें? ओए साहब, आपने कहा था ना आसपास की और जमीन खोद कर देखो, कुछ मिले तो। मिला। सिक्का देखकर तो जैसे विश्वरूप चौंक ही उठे थे। इतना महंगा सिक्का, खाली सोने का, ब्रिटिश जमाने का। इस बार भी उन्होंने पानी के दाम पर वो सिक्का खरीद लिया, मगर वो पैसे हारू के लिए बहुत मायने रखते थे। आते हुए साहब ने हारू से कहा था, कल जब आओगे अपना पत्नी को भी साथ लेके आना, हम तुम लोग का ग्रुप पेंटिंग बनाएगा। शाम को हारू फिर से लकड़ियां काट रहा था। लकड़ी काटते काटते अचानक दूर फिर उसे वही आकृति दिखाई दी। डरकर हारू बोला, आएंगे साहब, आज रात को आएंगे। आप कहाँ आ गए? हम तो आने ही वाले हैं। धीरे से वो आकृति गायब हो गई। हारू एक बार फिर से रात को साहब के बंगले की तरफ चल पड़ा, मगर आज जंगल जैसे उसे बहुत डरा रहा था। पग पग पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे है। मुड़कर एक बार उसने देखा भी था, मगर सुनसान जंगल के अलावा कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाता था, बार बार उसे महसूस हो रहा था कि कोई है उसके पीछे। बंगले पर पहुंचकर अंदर गया तो साहब बेहद गुस्सा हुए। तुमको कहा था अपना पत्नी को साथ में लेके आना, क्यों नहीं लाया? साहब, उसकी तबीयत खराब, वो नहीं आए। आप हमारा पेंटिंग बनाइए ना,
तुम्हारा बहुत सारा पेंटिंग बन गया, अब थोड़ा सब्जेक्ट चेंज करना था। तभी हारू ने देखा आज साहब बेहद गुस्से में थे और इस गुस्से की वजह से जैसे जैसे उनके दांत अपेक्षा के ज्यादा बड़े और भयानक दिखाई दे रहे थे। साहब का यह स्वरूप उसने कभी नहीं देखा था। तभी वही आकृति उसे दिखाई दी, सर से पैरों तक चादर ढके, जो अक्सर उसके घर शाम को आती है। हारू चौंक पड़ा। कौन? अचानक चादर हटाकर प्रोफेसर विश्वरूप सामने खड़े थे। दुष्ट बदमाश, इस बंगले में आकर यहां से पैसे चुरा कर ले जाता है और मुझे कहता है जमीन खोद कर मिला। साहब आप? और क्या? तो अच्छा हुआ तेरे घर में छुपकर चला गया, तो क्या कर रहा है देखने, और वहां से पता चला कि तू कहीं जाता है, हैं? हारू चौंक पड़ा। तो क्या शाम को साहब नहीं ये आए थे? ये क्या मूर्खता हो गई उससे, इस जगह का पता उसने कैसे बता दिया? मगर अगले ही पल पूरा घर भयानक हंसी से गूंज उठा। वीरेंद्र राय, आखिर तुम मेरे पास आ ही गया। विश्वरूप चौंक पड़े थे। इस वक्त घर में वो और हारू ही है, फिर ये आवाज कैसी, और वीरेंद्र राय कौन है? अगले ही पल साहब उसके सामने प्रकट हुए। उन्हें देखकर तो जैसे विश्वरूप चौंक पड़े। ये तो कोई ब्रिटिशर है। 100 साल पहले जो लोग यहां से जा चुके हैं वो आज भी यहां रहते हैं और उसे पता नहीं। वीरेंद्र राय, पहचान रहा है मुझे? विश्वरूप समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये अंग्रेज उसे वीरेंद्र राय क्यों कह रहा है। मगर अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर हारू और विश्वरूप दोनों की ही आंखें फटी सी रह गई। सीढ़ियों पर खड़े अंग्रेज साहब हवा में तैरते हुए से विश्वरूप की ओर बढ़ने लगे और उसी हाल में तैरते तैरते वो विश्वरूप के सामने आकर खड़े हुए। दूसरा जन्म लेकर तुम क्या सोचा था? बच जाएगा, पाप की सजा जरूर मिलती है वीरेंद्र राय। याद करो, यही है वो कमरा जहां पर तुमने अपने साथियों के साथ मिलकर मेरा गला दबाकर मार दिया था। ये बंगला जमींदार शशि मोहन राय का है। उन्होंने मुझको इंग्लैंड से बुलवाया था पेंटिंग बनवाने के लिए। मैं तो यहाँ से पेंटिंग बनाने आया था, मगर तुम दुष्ट उसके भाई जायदाद हथवाने के लिए अपने भाई का कत्ल किया और सबूत मिटाने के लिए मुझे भी जान से मार दिया। मगर दौलत मिली, तुम्हारी नेचर नहीं बदला। मरने के बाद दूसरा जन्म लिया, मगर लालच के वो स्वभाव तुमसे नहीं गया। जब मैंने पहली बार हारू को देखा तभी मुझे पता चला कि वो राय वंश का ही खून है, मगर तुम्हारे कुकर्मों के चलते बेचारे की हालत देखो। आज गरीबी में जी रहा है और तुम दूसरा जन्म लेकर भी अमीरी को भोग रहा है। और लालच इतना कि मैं जब उसका मदद करने के लिए उसको कुछ पैसे दे रहा था, वो भी तुम पानी की कीमत मुझसे लूट ले रहा है। तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें मिलेगी जरूर। हारू साहब की बात सुनकर चौंक पड़ा था। वो जमींदार वंश का खून, ये कैसे हो सकता है? तभी उसे याद आया बचपन में उसकी मां ने बताया था
कि उसका नाम हराधन राय है। मतलब सच में वो जमींदार खानदान का खून है और गांव में उसे कुत्ते की तरह लोग व्यवहार करते हैं। वाह किस्मत। तभी अंग्रेज का वो भूत कुर्राता हुआ विश्वमोहन की तरफ बढ़ा। अगर इस क्षण तुमने अपना स्वभाव बदल लिया होता तो मैं तुम्हें माफ भी कर देता, मगर अब इंतकाम होगा, इंतकाम। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं माफी मांगता हूँ। उस जन्म में मैंने क्या किया मुझे पता नहीं, मगर हाँ इसे मैंने तुम्हारे दिए पैसे बहुत कम कीमत पे खरीदे। मैं और पैसे इसे दे दूंगा। वो मौका तुम्हें अब मिलेगा ही नहीं। चलो चलो। सामने का भयानक दृश्य देखकर हारू बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह आंख खुली तो खुद को एक पेड़ के नीचे जंगल में पाया। न तो घर था और ना ही कुछ और। उसकी साइकिल भी पास ही पड़ी हुई थी। हड़बड़ाकर हारू उड़ गया। रात को जो कुछ भी हुआ था उसे सोचकर एक बार कांप सा उठा था, मगर कहाँ अंग्रेज साहब, कहाँ विश्वरूप, यहाँ तो कोई भी नहीं था। अलबत्ता उसके हाथों में एक पोटली थी। खोलने पर उसमें ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं थी। इतनी दौलत से तो सचमुच वो गांव का जमींदार बन जाएगा। तो क्या अंग्रेज साहब ने तो उसकी जायदाद उसे इस रूप में वापस लौटा दी? हारू खुशी खुशी गांव की ओर चल दिया। गांव में पहुंचा ही था कि अचानक किराना दुकान व्यापारी ने आवाज लगाई, अरे हारू, कहाँ था रात भर? ओ शहर गया था। हारू ने झूठ बोल दिया। अब सुना क्या? अरे गांव में तो कितना बड़ा कांड हो गया। कैसा कांड? अरे वही विश्वरूप जिनके पास मैंने तुझे भेजा था, कल रात से गायब हैं। और उनके घर के आंगन में एक पेंटिंग मिली जिसमें विश्वरूप जमींदारों के कपड़े पहने हुए हैं। हारू चल पड़ा विश्वरूप के घर। वहां लोगों का मजमा लगा था। पुलिस भी आई हुई थी। लोगों को धकेलते हुए वो किसी तरह से आंगन के पास पहुंचा, जहां एक कुर्सी पर बड़ी सी पेंटिंग रखी थी जिसमें विश्वरूप जमींदारों के कपड़े पहने हुए बैठा हुआ था। हारू ने देखकर सोचा, यही शायद हैमिल्टन साहब की आखिरी पेंटिंग है। कितनी जबरदस्त बनी है।